तो आप सारे लोग जुटे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। प्रचार है बाहर में कि ये भारत आदिवासी पार्टी के गठन हुए मात्र 1 साल हुए और तेजी से पार्टी आगे बढ़ रही। ये क्या है? ये इसीलिए कि हमने बुनियादी चीजों को चुना है कि हमको करना क्या है। हमने मूल सवालों पर अपनी बातें रखी है कि हमको करना क्या है। हमने इसीलिए हमने कहा है सिर्फ सत्ता नहीं, बदलाव चाहिए। सत्ता बना के, सत्ता बिगाड़ के क्या करेंगे आप? बीजेपी को एक बार बैठाएंगे, एक बार बीजेपी के अगेंस्ट में कांग्रेस और जेएमएम को बैठाएंगे, यही होगा ना। तो व्यवस्था को बदलने का जब तक सवाल नहीं खड़ा होगा तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। तोरपा क्षेत्र में एक सर्वे हुआ हम लोगों का, वहां पता चला कि हमारी पारंपरिक जमीनें भी उस लैंड बैंक में चली गई। और डिजिटल क्यों बनाया गया? डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से इन जमीनों को, किसी की जमीनें गायब कर दी, 0-0। तो आपको सबको मालूम है ब्लॉक में, अंचल में क्या हुआ है। हमारा खतियान, हमारा 10 एकड़ जमीन लिखा गया 0-0। कहाँ गया जमीन? और उसके बाद बोलेंगे डिजिटल में चढ़ा हुआ है, नहीं है भाई। तो उसका जमीन दलाल उलाल लोग मिल के अपना सौदेबाजी कर लिया। तो पूरे राज्य में एक खतरनाक प्रक्रिया चल रही है, उसको रोकने की लड़ाई हमको लड़नी है। और नहीं तो हमारा अस्तित्व नहीं बचने वाला है। आप जितना भी कुछ कर लीजिए, बड़ी ताकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं। सिर्फ देश की ताकतें नहीं है, बड़ी ताकतें। और हमारे देश की जो व्यवस्था है, हमारे देश की जो पार्टियां हैं, सभी उसका पिछलग्गू है। सभी उनके ही पॉलिसी का समर्थन करते हैं। और इसीलिए हमारे बाजारों पर हमको अधिकार नहीं मिल रहा, इसीलिए हमारे जंगलों पर हमारा अधिकार नहीं मिल रहा, इसीलिए हमको सुशासन को लोग मानने को तैयार नहीं है कि सुशासन हो जाएगा तो हमको कहां से जमीन मिलेगी। एक आदमी ने मुझे कहा, क्या कर रहे हैं आप? पार्टी छोड़ रहे हैं, आप पार्टी में आप जा रहे हैं, कम से कम चुनाव तक रुक जाइए। बोला कि चुनाव के बाद आप संघर्ष करिएगा। हमने कहा यही हमारा एक संघर्ष है, चुनाव भी एक संघर्ष है। हम अपनी ताकत को आजमाना चाहते हैं। और हमने उनसे कहा कि हम एक भी दिन हम रुकने को तैयार नहीं है। 23 साल गुजर गए, 50 साल पहले और 23 साल इधर, 73 साल हो गए। हमारी समस्याएं आज 10 की 10 है। 5 साल भी अगर इनको छोड़ा जाएगा इस परिस्थिति में, तो परिस्थितियां कहां बन जाएगी इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं, लोग त्रस्त हैं गाँव में। आप गाँव में जाइए, देखिए कैसे लोग जुड़ेंगे, उनके साथ जुड़िए, देखिए कैसे लोग। हर जगह शोषण है, अत्याचार है। और अपनी आंखें खुली रखिए, कहां पे शोषण और अत्याचार है, इंटरफेयर, हस्तक्षेप जरूर करिए। अधिकारी कोई बहुत बड़ा इस्मार खां नहीं होता है, या पुलिस कोई ये नहीं होता है कि हम अपने संवैधानिक बात भी करें तो कोई हम पर कार्रवाई करे। लेकिन लोग बोलते नहीं है, पता नहीं किस बात का भय है। 3 पीढ़ी खत्म हो गए अलग राज्य के संघर्ष में, और ये नई पीढ़ी है नए राज्य में। ये जिस दिन खत्म हो गया तो एक नई पीढ़ी हमारी खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म होगी? देखिए, ग्लोबल युग में हम लोग आज जी रहे हैं। दुनिया की सारी कंपनियां यहाँ आ रही हैं। किसी को खदान चाहिए, किसी को इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट में हम 1 एकड़ मांगते हैं तो हमको मिलता है 10 डिसमिल, जबकि कानून है कि जंगल के अंदर जिसमें आप खेती कर रहे हैं उस खेती पर आपको मालिकाना का पट्टा मिलेगा। लेकिन हम 1 एकड़ की मांग करते हैं तो हमको मिलता है 10 डिसमिल। देश की स्थिति जब आप देखेंगे तो पूरे आदिवासी समुदाय के साथ में जो शोषण हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, वो कल्पना से बाहर है, कल्पना से बाहर है वो। और आज भी वो अत्याचार का सिलसिला जारी है। हम झारखंड के रूप में हम अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी पहचान को सुरक्षित करना चाहते हैं। आर्थिक विकास केवल मामला हमारा नहीं है, हमारा मामला पहचान के साथ आगे बढ़ने का है। हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई पहचान, सारी
चीजें संविधान में परिभाषित की गई, एक एक ये में पूरी तरह से अच्छे तरीके से कि बच्चों के अंदर में भाषाई विकास का कैसे कार्यक्रम चलेगा, स्कूलों में भाषा की पढ़ाई होनी है, ये संविधान का अनुच्छेद है। सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए जो बार बार हम लोग चर्चा करते हैं पेशा कानून की, वो क्या है? पहचान की सुरक्षा का सवाल, कि लोग अपनी पारंपरिक व्यवस्था के अनुरूप बात करें, जहां लोग बैठे गांव के लोग अपनी परिस्थिति पर बात करें और अपनी परिस्थिति के अनुरूप अपना रास्ता निकालें, उसका प्रावधान है ये। पर हम लोग समस्याओं पर बात करते हैं, छोटी छोटी समस्या, लेकिन हमारे सामने एक बड़ी समस्या है, हम लोग उपनिवेशवादी बोलते हैं उसको, कि झारखंड को चारागाह के रूप में, उपनिवेशवाद के रूप में इस्तेमाल किया गया। यहाँ से कच्चे माल ले जाए गए, देश का विकास हुआ लेकिन यहाँ के लोगों का विकास नहीं हुआ। कितने लोग विस्थापित हो गए, कितने लोग खत्म हो गए। हमने कहा ना कि 1.5 करोड़ लोग आज राज्य के बाहर हैं। असम में 70 लाख लोग हैं जो यहाँ से चले गए चाय बागान में काम करने के लिए। बंगाल में 56 लाख लोग हैं जो यहाँ से चाय बागानों में काम करने के लिए चले गए। असम से जो लोग पार हो गए त्रिपुरा, वहां से बांग्लादेश, वहां से नेपाल चले गए, उनको वहां आदिवासी का दर्जा नहीं मिला। यहाँ के लोग पूरी दुनिया में फैल गए, मॉरिशस चले गए, वहां से ब्रिटिश गयाना चले गए, फ्रांस चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, और अभी भी जाने का सिलसिला जारी है। अभी मैं नेपाल वगैरह से घूम के आया, बांग्लादेश से। अभी भी लोग वहाँ जो चाय बागानों में काम कर रहे हैं, उनकी परिस्थिति विकट है। लोग दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं। वहाँ से नेपाल घुस गए, सिलीगुड़ी से। मैं नेपाल गया, वहाँ चाय बागानों में पूरा मुंडा संथाल सारे लोगों से मिलके मैं बात करके आया। उनको अधिकार वहाँ भी नहीं मिला, उनको सुशासन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ 23 साल गुजर गए राज बनने के। राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस के प्रति मेरी ज्यादा इसलिए है कि आजादी के बाद से इस देश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया। 50 साल यूं ही गुजर गए। 5वीं अनुसूची तो आजादी के बाद से ही बन गया था। उसके बाद भी झारखंड में इसका उल्लंघन होता रहा। गवर्नर की जिम्मेवारी थी, गवर्नर को बार बार बताया गया कि यहाँ पे पलायन की बड़ी समस्या है, इसको रोकने के उपाय निकाले जाए। सूदखोरी, महाजनी, जिसके कारण से झारखंड मुक्ति मोर्चा पैदा हुआ, सूदखोरी और महाजनी की ही लड़ाई थी। आज जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाइएगा, हमारा आदमी सूदखोर से परेशान है, महाजनों से परेशान है। मैंने कीरीबुरू में 3 सूदखोरों को अरेस्ट करवाया। क्या करते थे वे लोग? जो मजदूर हैं, जो सेल में काम करते थे, सेल में उनको तनख्वाह मिलती थी 30,000 40,000 रुपया। आदिवासी आदमी मनी मैनेजमेंट नहीं जानता है, पैसे खर्च हो जाते हैं, तो पैसे खर्च हो जाते हैं, कहाँ से मिलेगा? तो सूदखोर उसको पैसे दे देता है। उसके बदले में वो क्या करता है? उसका ATM कार्ड ले लेता है, उसका पासबुक ले लेता है, और घर में जितने गहने हैं वो सब जमा कर लेता है। और उसके बाद इन लोगों ने ATM कार्ड लेके बैंक मैनेजर के साथ में एक रिश्ता बना लिया है कि कब सैलरी क्रेडिट होगा। जैसे खबर मिला रात को 3 बजे 4 बजे सबके ATM से पैसे निकाल लेते हैं, और एक दिन में 3 लाख 4 लाख 2-3 दिन के अंदर में सबका पैसा निकल गया। फिर उसको पैसे की जरूरत है, फिर मांगने गया, उसी का तनख्वाह, उसी का पैसा, बोलता कितना जरूरत है? 3,000 रुपया, लो 3,000 रुपया जाओ। और वर्षों से गांव में मजदूर करने वाले लोग वर्षों से सूदखोरों के चंगुल में थे। मैंने योजना बनाई, जब मुझे पता चला मैंने सब मजदूरों से बात की। हम बोले लिख के दोगे, पिटीशन दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। सब तैयार हुए, हमने पिटीशन बनाया, हम DIG से मिले, CID के IG से मिले। मिलने के बाद हमने DIG को, चाईबासा के DIG को कहा कि 29-30 तारीख आ रहा है,
फिर पैसा निकल जाएगा, आप इसके बीच में आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। टास्क फोर्स बना और टास्क फोर्स बना के और एटीएम में पहरा दिया गया, सूदखोरों के घर पर पहरा दिया गया और 3 बजे रात को ठीक 31 तारीख को जब तनख्वाह आ गया था, एटीएम के पास में सूदखोर पकड़े गए। वो निकाल रहे थे कैश के साथ, मारुति गाड़ी में कैश के साथ सूदखोर पकड़े गए और उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा। और मैंने सारे मजदूरों का एटीएम कार्ड और चेकबुक और गहना सब लौटवाया वहां पे। लेकिन कुछ लोग फिर धमकी देने लगे, डराने लगे, दादा आप ऐसे घूमते हैं, ऐसे आते हैं। तो हमने वहां के लड़कों को कहा कि सुनो यार, हमको जान मत भरवाना, तुम लोग साथ में हमारे साथ रहना पड़ेगा। हमने अपने साथ स्क्वाड तैयार किया, वहां हमारे साथ गाड़ियां लेके चलो, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, तो हम कीरीबुरु जाएंगे। नवा-मुंडी से कीरीबुरु पूरा जंगल के अंदर होता है और वहां पे हमने उस पूरे ये को हमने गवर्नर को रिपोर्ट किया। 5वीं अनुसूची में सूद के मामले पर एक विशेष प्रावधान है कि आदिवासी क्षेत्रों में सूद पर कैसे नियंत्रण किया जा सकेगा। जो समस्या आज भी बरकरार है, ये तो कोयला क्षेत्र की बात अलग है, लोहा क्षेत्र की बात अलग है, इंडस्ट्रियल एरिया की बात अलग है, तो आज भी लोग सूदखोरी और महाजनी से त्रस्त हैं। तो जो व्यवस्था है आज, उस व्यवस्था के अंदर में किसी को चिंता नहीं है इसकी, कोई नहीं सारे सवालों पर बात करना चाहता है। अखबार के पेज में, फ्रंट पेज में छपा हमारा जो अभियान था प्रभात खबर में, उसके बावजूद भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई पहल नहीं की। तो ये है व्यवस्था आज हमारे पास में। इसीलिए हम व्यवस्था के खिलाफ, इसीलिए हमने कहा है सिर्फ सत्ता नहीं, बदलाव चाहिए। सत्ता बना के, सत्ता बिगाड़ के क्या करेंगे आप? बीजेपी को एक बार बैठाएंगे, एक बार बीजेपी के अगेंस्ट में कांग्रेस और जेएमएम को बैठाएंगे, यही होगा ना। तो व्यवस्था को बदलने का जब तक सवाल नहीं खड़ा होगा, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। और मेरा जो आकलन है, 2000 वर्ष के पहले जो 1938-39 से झारखंड आंदोलन शुरू हुआ, उससे लेके 2003 पीढ़ियों का अस्तित्व खत्म हो गया सिर्फ अलग राज के आंदोलन में। तब तक तो राज नहीं बना था, लेकिन लोग तो लड़ रहे थे। 3 पीढ़ी खत्म हो गए अलग राज के संघर्ष में, और ये नई पीढ़ी है नए राज में, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं। और युवा पीढ़ी है, आज की परिस्थिति बदल गई है। ये जिस दिन खत्म हो गया तो एक नई पीढ़ी हमारी खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म होगी? देखिए, ग्लोबल युग में हम लोग आज जी रहे हैं। दुनिया की सारी कंपनियां यहाँ आ रही हैं। किसी को खदान चाहिए, किसी को इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट में हम 1 एकड़ मांगते हैं तो हमको मिलता है 10 डिसमिल, जबकि कानून है कि जंगल के अंदर जिसमें आप खेती कर रहे हैं, उस खेती पर आपको मालिकाना का पट्टा मिलेगा। लेकिन हम 1 एकड़ की मांग करते हैं तो हमको मिलता है 10 डिसमिल। और इंडस्ट्रियलिस्ट को कितना मिलता है? टाटा कंपनी को 400 एकड़, जिंदल को 250 एकड़, किसको 50 एकड़। ग्लोबल समिट में क्या हुआ? दुनिया भर की कंपनियां आई और सबों ने अपना जमीन का डिमांड लिख दिया। 2,80,000 हेक्टेयर जमीन का डिमांड था। जितने भी ग्लोबल ये से आए थे, पूरी दुनिया के लोग, उनको जमीनें देने का जो सूची तैयार किया गया था, 2,80,000। वो जमीन कहाँ था? जंगल के अंदर, आदिवासियों की जमीन है। और लैंड बैंक के बारे में आप लोग सुने हैं। उस 2,80,000 हेक्टेयर जमीन कहां से तलाशा गया? पूरा सीओ को जिम्मा दिया गया कि जमीन की सूची तैयार करो। और उसमें जितने भी हमारी पारंपरिक जमीनें थी, सरना हो, मसना हो, हड़गड़ी हो, ये स्थल हो, चारागाह हो, नदी हो, नाले हो, गांव की सड़कें हो, सारी जमीनों को लैंड बैंक में डाल दिया गया। मतलब हमारी पारंपरिक जमीनों का सौदा ग्लोबल समिट में हो गया। इसका भी विरोध किया गया कि ये लैंड बैंक नहीं चलेगा, हम लोग इसको नहीं मानते।
उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि आप आइए, हम आपको जमीनें दे रहे हैं। डाटा रखा गया कि 2,80,000 एकड़ जमीन आपके लिए तैयार है, लेकिन कौन जमीन है ये नहीं देखने वाला था कोई। तोरपा क्षेत्र में एक सर्वे हुआ हम लोगों का, वहां पता चला कि हमारी पारंपरिक जमीनें भी उस लैंड बैंक में चली गई। और डिजिटल क्यों बनाया गया? डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से इन जमीनों को, किसी की जमीनें गायब कर दी, 0-0। तो आपको सबको मालूम है ब्लॉक में, अंचल में क्या हुआ है। हमारा खतियान, हमारा 10 एकड़ जमीन लिखा गया 0-0। कहाँ गया जमीन? और उसके बाद बोलेंगे डिजिटल में चढ़ा हुआ है, नहीं है भाई। तो उसका जमीन दलाल उलाल लोग मिल के अपना सौदेबाजी कर लिया। तो पूरे राज्य में एक खतरनाक प्रक्रिया चल रही है, उसको रोकने की लड़ाई हमको लड़नी है। और नहीं तो हमारा अस्तित्व नहीं बचने वाला है। आप जितना भी कुछ कर लीजिए, बड़ी ताकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं। सिर्फ देश की ताकतें नहीं है, बड़ी ताकतें। और हमारे देश की जो व्यवस्था है, हमारे देश की जो पार्टियां हैं, सभी उसका पिछलग्गू है। सभी उनके ही पॉलिसी का समर्थन करते हैं। और इसीलिए हमारे बाजारों पर हमको अधिकार नहीं मिल रहा, इसीलिए हमारे जंगलों पर हमारा अधिकार नहीं मिल रहा, इसीलिए हमको सुशासन को लोग मानने को तैयार नहीं है कि सुशासन हो जाएगा तो हमको कहां से जमीन मिलेगी। मजबूरन यहाँ के लोगों का पलायन हो रहा है। और मैंने बताया कि कितने लोग चले गए, और अभी भी 20 लाख लोग इस राज्य से बाहर हैं। केरल में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, दिल्ली में, कोलकाता में, कर्नाटक में 20 लाख लोग आज भी रोजगार के लिए बाहर में, झारखंड से बाहर है। तो हमारी आबादी कितनी है? 86 लाख है राज्य में। 20 लाख को माइनस कर दीजिए जो बाहर से, तो 66 लाख हमारी आबादी बच गई है। उसको अगर परसेंटेज में जोड़िएगा तो 26 से उतर के हम 20% में चले। तो इतना बड़ा संकट हमारे ऊपर आया है, कौन लड़ेगा? तो इसीलिए मुझे खुशी हुई जो आप लोगों की भारत आदिवासी पार्टी ने जो इन परिस्थितियों को समझकर जो शुरुआत की है, मैं इसीलिए आपके साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ। क्योंकि हमने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी है और हम भी सारी परिस्थितियों को समझते हैं। अगर नहीं हम इसके लिए खड़े होंगे तो जो खतरनाक खेल चल रहा है आने वाले 10 सालों में खत्म हो जाएगा। एक आदमी ने मुझे कहा, क्या कर रहे हैं आप, पार्टी छोड़ रहे हैं, तो आप पार्टी में आप जा रहे हैं, कम से कम चुनाव तक रुक जाइए। बोला कि चुनाव के बाद आप संघर्ष करिएगा। हमने कहा यही हमारा एक संघर्ष है, चुनाव भी एक संघर्ष है। हम अपनी ताकत को आजमाना चाहते हैं। और हमने उनसे कहा कि हम एक भी दिन हम रुकने को तैयार नहीं है। 23 साल गुजर गए, 50 साल पहले और 23 साल इधर, 73 साल हो गए। हमारी समस्याएं आज 10 की 10 है। 5 साल भी अगर इनको छोड़ा जाएगा इस परिस्थिति में, तो परिस्थितियां कहां बन जाएगी इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारी ताकत गांवों में है आज भी। और केंद्र की सरकार ने जो कानून बनाया, पेशा कानून, वो लागू है। सरकार उसके लिए नियमावली बनाए या ना बनाए, वो कानून लागू है। ग्राम सभा को अधिकार केंद्रीय कानून से मिल चुका है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल तभी कर सकेंगे जब ग्राम सभाओं को संगठित करेंगे। आज भी हमारे प्रधान दूसरे पार्टियों के चक्कर में है, कमीशन के चक्कर में गांव के लोग भी लगे हुए हैं, तो वहां भी एक बड़ा संकट है। तो इन तमाम बातों को लेकर गांव में जाना बहुत जरूरी है। हमारी असली ताकत वहां पर है कि ग्राम स्वशासन लागू हो जाए। हम उसको कैसे कर सकते हैं ये हमको सोचना है। सरकार क्या करेगी उस पर हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम कैसे, ये तो हमारी चीज है ना, पढ़ा तो हमारा है ना, पढ़ा को कैसे ऑर्गेनाइज करें हमको सोचना है ना। माझी परगना तो हमारा है, डोकलो शोहर तो हमारा है। ये हमारा काम है कि हम कैसे अपने समाज के लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। और
जो प्रक्रिया पूर्वजों के समय से चल, उसी प्रक्रिया में हम काम शुरू करेंगे। जिस दिन संगठित होंगे उस दिन मजाल है नदी का बालू कोई उठा लेगा क्या? जिस दिन संगठित होंगे कोई जंगलों में घुसेगा क्या? संगठित होने की जरूरत है। हम भी कमजोर हुए हैं। हम जब तक नहीं संगठित होंगे हमारा अधिकार छीना जाता रहेगा। वीडियो तो सरकार का आदमी है, उसको क्या मतलब है ग्राम सभा रहे कि ना रहे? सेक्रेटरी जहां से फंड फ्लो होता है, जहां से पैसे आते हैं, उसको क्या मतलब है स्वशासन से? बल्कि स्वशासन हो जाए तो सेक्रेटरी का पावर खत्म है, डीसी का पावर खत्म है, वीडियो का पावर खत्म है। और आज भी ग्राम सभा नाम का सरकारी ये में दर्ज है, उसके नाम से करोड़ों रुपए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए। इवन ट्राइबल सब प्लान का जितना पैसा आता है, अभी आदेश जारी हुआ है कि वो सारे पैसे सीधे ग्राम सभा में जाने हैं। लेकिन उसका संचालन कैसे होगा, उसके लिए हमको भी तो तैयार होना है। जिस दिन गांव में 10 करोड़ या 50 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो हम उसका संचालन कैसे करेंगे, उसके बारे में हमको भी तो सोचना है। तो एक सिस्टम हमको भी बनाना पड़ेगा गांव के अंदर में कि कल को अगर वो पैसे का फ्लो आने लगेगा तो हम उसको कैसे सिस्टमेटिक ढंग से चला सकेंगे। हम बोलते हैं ना हमारे गांव में हमारा राज, तो हमारा राज कैसे चलेगा गांव में, उसके लिए तो हमको लगना पड़ेगा ना। तो ग्राम सभा को संगठित करने, एकजुट करने, उसको मजबूत बनाने का काम हमको करना है। तभी जाके कल को अगर वहाँ पैसे आएंगे, संसाधनों से जो रेवेन्यू आएगा। अभी कल निकला न्यूज़पेपर में सिमडेगा में बालू की नीलामी, मैंने तुरंत लिखा सोशल मीडिया पे कि ये ग्राम सभा के अधिकार का उल्लंघन है। लोग अवेयर नहीं है, बालू का नीलामी हो रहा है, चुपचाप लोग बैठे हुए हैं। वो तो ग्राम सभा का प्रॉपर्टी है, वो संसाधन है हमारा। तो ग्राम सभा जिस दिन एकजुट हो जाएगा, अपने अधिकारों को जान जाएगा, उस दिन क्या बालू उठ जाएगा? कहीं से कोई आ जाए, बालू नहीं उठ सकता है, गिट्टी पत्थर नहीं उठ सकता है, फॉरेस्ट का संसाधन कोई नहीं ले जा सकता है। लेकिन आज हमारी भी कमजोरी के चलते हम लोग अपने अधिकारों का प्रयोग खुद नहीं कर पा रहे। ये हमें करना है कि ग्राम सभा को संगठित करके, ग्राम सभा को एकजुट करके उनके अधिकारों के बारे में उनको बताना है। और अधिकार जिस दिन गांव के लोग जान जाएंगे उस दिन अपने आप एक ताकत बनेगी, वही हमारी ताकत बनेगी, वही हमारी ताकत है। अब तब जाकर हम, जब हमारे गांव का सिस्टम बन जाएगा, वहां हमारा एक सचिवालय काम करेगा, तो वहीं से हम चीजों को कंट्रोल करेंगे, वहीं से हम चीजों को कंट्रोल करेंगे। तो मुझे लगता है कि आदिवासी पार्टी ने इन तमाम चीजों पर गहराई से सोच समझकर इस पार्टी का संगठन बनाया है। हमको उसको समझना है, उसको सम्मान करते हुए उस पूरी नीति को लेके नीचे जाना है। अपने अपने क्षेत्र के गांव में बैठिए, हमारे जगरे जी पूरा लगे हुए हैं। तो इन्हीं की तरह जितने भी लोग हैं, सभी लोग जिम्मेवार लोग हैं। आप सरकार के ये पर ध्यान ज्यादा मत दीजिए, आप अपने संगठन को बनाने में लगिए। जिस दिन संगठन बनेगा, जिस दिन मजबूत होगा, उस दिन हम सरकार को कंट्रोल करेंगे। सही बात। ये अभियान हमको चलाना पड़ेगा और हम लोगों ने किया है, अपने आंदोलन के क्रम में किया है। हम लोग वीडियो को घुटनी टेकवाते थे, प्रिंसिपल को कंट्रोल करते थे। तो नियंत्रण एक बड़ी चीज है और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो इकोनॉमी है, जिस पर विजय जी बात करते रहते हैं हमेशा, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो अर्थशास्त्र है, वो किस पर है? जंगलों पर है, जंगलों पर है, खेतों में है। ठीक है, खेतों में है, वही हमारी अर्थव्यवस्था है ना। और 70% लोग उसी अर्थव्यवस्था पर जीवित हैं। 70% लोग उसी अर्थव्यवस्था पर जीते हैं। तो हमने सरकार को भी हम लोगों ने कहा
कि आप अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग बनाइए ताकि 70% लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। तो वो हमारी इकोनॉमी है जिस पर उतना लोग निर्भर करते हैं। आज सरकार के पास उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। बाजारों में क्या बिकता है? आज गाँव का ही उत्पाद बिकता है ना, लेकिन किनके यहाँ? तो वही मिडिल मैन के यहाँ। तो हमारा सामान चला जा रहा है, हमको उसकी कीमत कम मिलती है, दूसरे लोग उससे मुनाफा कमा रहे हैं। तो हम अपनी जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी ध्यान केंद्रित करें और अपने बाजार का निर्माण हमको करना है। अपने बाजार का, गांव का ग्राम सभा जिस दिन मजबूत होगा वो अपने आप कंट्रोल करेगा कि यहाँ का इमली, यहाँ का महुआ, यहाँ का ये आप गांव में जमा होगा, सीधे बाजार में कोई नहीं लेके जाएगा। एक सिस्टम बनेगा, हम लोग मार्केटिंग करेंगे दुनिया में, देश और दुनिया में। इस परिस्थिति को तो बनाना पड़ेगा ना। marianus जी बैंक में काम करके आए हुए हैं, इनके अनुभव का इस्तेमाल कब है? तो आर्थिक रूप से हम भी अपने अर्थव्यवस्था को कैसे दुरुस्त करें, क्योंकि वही बड़ी चीज है। हम जिस दिन मजबूत हो जाएंगे आर्थिक रूप से, उस दिन हम कई चीजों को अपने आप कंट्रोल कर देंगे। तो ये तमाम बातें हैं इसके अंदर में। हम लोग छोटी लड़ाई के लिए नहीं जुटे हैं, एक बड़ी लड़ाई है हमारी, और इस लड़ाई को लड़ना है जब तक हमको स्वायत्तता नहीं मिलता है। आर्थिक स्वायत्तता, राजनीतिक स्वायत्तता हमको जब तक नहीं मिलती है तब तक हमारी लड़ाई को जारी रखना है। चुनाव तो एक हथियार है, सिर्फ सरकार की व्यवस्था के अंदर इंटरवेन करने का, उसके अंदर हस्तक्षेप करने का, ये एक जरिया है मात्र। एक बार चुनाव आएगा 5 साल में, उसके बाद तो 5 साल हम लोग को काम करना है ना। सरकार चलेगी लेकिन हम अपने क्षेत्र में 5 साल तक हमको अपना काम करना है। तो ये सिर्फ एक जरिया है, एक माध्यम है अपनी ताकत को बाहर ले जाने का। लेकिन अपने घर के अंदर के सिस्टम को बनाना ये हमारा सबसे बड़ा काम है। तो आप सारे लोग जुटे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। प्रचार है बाहर में कि ये भारत आदिवासी पार्टी के गठन हुए मात्र 1 साल हुए और तेजी से पार्टी आगे बढ़ रही है। ये क्या है? ये इसीलिए कि हमने बुनियादी चीजों को चुना है कि हमको करना क्या है। हमने मूल सवालों पर अपनी बातें रखी है कि हमको करना क्या है। इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं, लोग त्रस्त हैं गांव में। आप गांव में जाइए, देखिए कैसे लोग जुड़ेंगे, उनके साथ जुड़िए, देखिए कैसे लोग। हर जगह शोषण, अत्याचार है। और अपनी आंखें खुली रखिए, कहां पे शोषण और अत्याचार है, इंटरफेयर, हस्तक्षेप जरूर करिए। अधिकारी कोई बहुत बड़ा इस्मार खां नहीं होता है, या पुलिस कोई ये नहीं होता है कि हम अपने संवैधानिक बात भी करें तो कोई हम पर कार्रवाई करे। लेकिन लोग बोलते नहीं है, पता नहीं किस बात का भय है। तो बहुत सारी बातें हैं, हम लोग आगे मिलेंगे, बात करेंगे। अब एकजुट हुए हैं तो हम लोग करेंगे। अभी कार्यक्रम हम अपना परिचय तो देना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अपना परिचय तो देना पड़ेगा ना कि हम लोग चुनावी राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं उतरे हैं, एक संघर्षशील पार्टी के रूप में हम लोग जमीन पर आए। कोई चीज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग किसी भी चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा 5 साल तो बहुत दूर है, हम एक दिन भी देने को तैयार नहीं है कि भाई हम हमारा समस्या का समाधान के लिए अब एक टर्म पूरा दे दे। 5 साल में क्या होगा कौन जानता है। तो ये संकटकालीन घड़ी में हम लोग आए हैं। हम लोग भी संकटकालीन घड़ी में ही संगठन बनाए थे, लेकिन उसका रिजल्ट आया। तकलीफ झेलना पड़ा, जेल भी खटना पड़ा, पुलिस की मार भी खानी पड़ी, लेकिन लक्ष्य को हम लोगों ने पा लिया। तो हमारा भी लक्ष्य आगे मिलेगा, मंजिल मिलेगी। पूरे देश में हम लोग इस पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे, पूरे देश में। अभी असम और बंगाल के चाय बागानों में हम लोगों की बातचीत हो रही है। अभी हम पिछले 6 महीने से बंगाल के चाय बागान में हम मजदूरों के साथ काम कर रहे हैं। आपको जानना बहुत जरूरी है परिस्थिति क्या है, इसीलिए थोड़ा अध्ययन भी करिए, आप लोग चीजों को जानने की कोशिश भी करिए, तब जाके हम लोग लोगों को जागरूक बना सकेंगे और हमारा ये अभियान आगे बढ़ेगा।
तो आज के लिए मैं इतनी बातें करके ख़त्म कर रहा हूँ। अब आज से हमारा अभियान जारी है, समझिए, और हम लोग लगातार लोगों के बीच में जाके इस ताकत को बढ़ाएंगे। आप सबों को बहुत बहुत जोहार। जिंदाबाद।